हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। आज हम करने वाले हैं हमारे कंप्यूटर के बेसिक एग्ज़ाम की क्विज, जो कि भाग 8 हमारा रहने वाला है यहाँ पर, जिसके अंदर कुल 50 क्वेश्चन हम हर रोज़ करते आ रहे हैं। पिछली वीडियो में भी आप देख सकते हो। तो आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं 376 से 425 तक के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने एग्ज़ाम की शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर के परिचय से पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के बाद वो पहले कहाँ पर जाता है? जब हम कंप्यूटर के अंदर डेटा इनपुट कर देते हैं तो जब वो कहाँ पर जाता है? सबसे पहले वो जाता है रैम के अंदर। तो राइट ऑप्शन हमारा डी रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ENIAC कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? तो जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था उसका आविष्कार कब हुआ? ENIAC का। ENIAC की फुल फॉर्म बताओ क्या रहने वाली है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो है, इसकी फुल फॉर्म रहेगी। और इसे कब आविष्कार किया गया? इसका 1945 के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है? जैसे हमारी स्मार्ट वॉच होती हैं, जैसे हमारा मोबाइल होता है, जैसे हमारे ये स्पीकर होते हैं जो कि जैसे एलेक्सा या फिर और भी गूगल के असिस्टेंट हैं, जो उनमें क्या कर दिया जाता है, कंप्यूटर को एम्बेडेड कर दिया जाता है। कंप्यूटर का छोटा सा पार्ट जिसके द्वारा उसे चलाया जाता है। एक छोटी सी हरी हरी चिप समान होती है जिसे आईसी बोलते हैं, वो उनके अंदर फिट कर दी जाती है और उसके हिसाब से ही वो काम करते हैं। जैसे कि हमारा वॉशिंग मशीन होता है, वो एम्बेडेड कंप्यूटर के हिसाब से चलता है, ठीक है, आईसी के हिसाब से चलता है। तो इनमें से बताओ, ऑप्शन हमारा सी रहने वाला है यहाँ पर राइट आंसर। वॉशिंग मशीन का चिप जो है एम्बेडेड कंप्यूटर का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड मापने की यूनिट बताओ क्या होती है? जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को मापती है। तो जो मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होते हैं, या फिर जिसे गीगाहर्ट्ज़ भी बोल दिया जाता है ना, कंप्यूटर की स्पीड MIPS में मापी जाती है। तो राइट आंसर ए रहेगा यहाँ पर। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में क्या होता है? तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में क्या होता है? डेटा और प्रोग्राम एक ही मेमोरी के अंदर रख दिए जाते हैं। उससे पहले क्या होता था? डेटा अलग जगह पर रखा जाता था और प्रोग्राम अलग जगह पर सेव किया जाता था, ठीक है। तो वॉन न्यूमैन ने क्या किया? डेटा और प्रोग्राम को एक ही मेमोरी के अंदर डाल दिया। इसे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बोलते हैं। कंप्यूटर के हार्डवेयर से क्वेश्चन है, CPU सॉकेट का क्या काम है? CPU सॉकेट क्या होता है बताओ? तो जो CPU सॉकेट होता है वो प्रोसेसर को मदरबोर्ड से जोड़ने का कार्य करता है, CPU सॉकेट, ठीक है। जहाँ पर हमारा प्रोसेसर लगाया जाता है ना, उसे बोलते हैं CPU सॉकेट, और मदरबोर्ड के ऊपर लगाया जाता है वो। तो इसीलिए प्रोसेसर को मदरबोर्ड से जोड़ना CPU सॉकेट का काम है। बायोस का क्या काम है? सबसे पहले ये बताओ, बायोस की फुल फॉर्म क्या रहने वाली है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है।
बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस। जब हमारा कंप्यूटर बूट किया जाता है ना, वहाँ पर इसका यूज़ होता है बायोस का। तो बायोस का काम क्या है? तो राइट ऑप्शन रहेगा हमारा यहाँ पर हार्डवेयर चेक करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना इसी का कार्य होता है। ठीक है, हार्डवेयर को चेक करेगा बायोस और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस टेक्नोलॉजी से प्रिंट करता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस टेक्नोलॉजी से प्रिंट करता है? उसके अंदर क्या लगा होता है कि वो प्रिंट कर सके? ऑप्शन देखो और बताओ आंसर। तो उसके अंदर क्या लगा होता है? पिन्स लगे होते हैं और रिबन लगा होता है एक। वो पिन रिबन के ऊपर आकर टकराते हैं और पेज पर वो अक्षर छप जाता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर क्या होता है? पिन और रिबन लगे होते हैं। केवीएम स्विच का क्या काम है? ये हार्डवेयर के अंदर होता है केवीएम स्विच। इसका क्या काम होता है? तो इसका काम होता है एक कीबोर्ड माउस से मल्टीपल पीसी चलाना। यानी कि एक ही कीबोर्ड माउस है और उनसे कई सारे सीपीयू पीसी चलाए जा सकते हैं। तो डी ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर राइट रहने वाला है। जो थंडरबोल्ट पोर्ट है कि सबसे बड़ी खासियत उसकी क्या है? थंडरबोल्ट पोर्ट थंडरबोल्ट पोर्ट की क्या खासियत है कि वो हाई स्पीड डेटा और वीडियो एक साथ चला सकता है। ठीक है, तो जैसे एचडी वीडियो चलती हैं हमारी, 4K में चलती हैं वीडियो, वो यह चला सकता है थंडरबोल्ट पोर्ट। ठीक है, हाई स्पीड डेटा के और वीडियो एक साथ चला सकता है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेमोरी स्टोरेज से क्वेश्चन है, रोम में डेटा कब लिखा जाता है? तो जो रोम में डेटा लिखा जाता है, जब रोम में डेटा लिखा जाता है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग में केवल एक बार ही लिखा जा सकता है। इसीलिए तो उसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। यानी कि हम उसे रीड कर सकते हैं, लेकिन जब डेटा लिखना होता है वो शुरू में एक बार में ही लिखा जाता है। और जो मैन्युफैक्चर कंपनी होती है वही उसके अंदर डेटा डालती है, हमारे से वो डेटा नहीं डाला जाएगा। ठीक है, तो रोम क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग में केवल एक बार लिखा जाता है रोम के अंदर डेटा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बफर मेमोरी का क्या काम है? तो जो बफर मेमोरी होती है हमारी, वो जब हमारे कंप्यूटर के अंदर सीपीयू की स्पीड अलग होती है, रैम की स्पीड अलग होती है, उसे मिसमैच नहीं होने देता। तो स्पीड के मिसमैच को हैंडल करता है। ठीक है, दोनों की स्पीड एक सी बनाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है बफर मेमोरी का। तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन। यहाँ पर स्पीड मिसमैच हैंडल करने के लिए बफर मेमोरी का यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैग्नेटिक टेप का मुख्य उपयोग कहाँ होता है?
मैग्नेटिक टेप जो होती है वो ज़्यादा मेमोरी सेव करती है अन्य किसी मेमोरी के डिवाइस से। तो लार्ज स्केल पर बैकअप लेने के लिए मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर राइट ऑप्शन रहने वाला हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, eMMC स्टोरेज क्या है। तो सबसे पहले आप ये बताओ eMMC की फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ऑप्शन कौन सा राइट रहने वाला है हमारा यहाँ पर। तो eMMC की फुल फॉर्म है एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड, और इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन, यानी कि बजट डिवाइस की एम्बेडेड स्टोरेज, यानी कि ज़्यादा बजट वाले लोगों के लिए यह यूज में नहीं लाई जाती। मतलब लोकल से जो फ़ोन होते हैं या हमारे लैपटॉप होते हैं वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। यह एक प्रकार की फ्लैश मेमोरी के रूप में कार्य करती है। ठीक है, eMMC की फुल फॉर्म है एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हार्ड डिस्क में सीक टाइम क्या होता है। तो जो हमारा हेड होता है ना हार्ड डिस्क के अंदर एक हेड लगा होता है, उसका सही ट्रैक पर पहुंचना क्या कहलाता है, सीक टाइम कहलाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर, हेड को ट्रैक पर जाने का समय क्या कहलाएगा, सीक टाइम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आ चुके हैं। प्रोसेस का रेडी स्टेट क्या होता है। प्रोसेस का रेडी होती है ना जब, उसका स्टेट क्या होता है, रेडी स्टेट। तो प्रोसेस का रेडी स्टेट क्या है, यानी कि वो प्रोसेस होने के लिए तैयार है। तो प्रोसेस सीपीयू का इंतज़ार कर रही है कि कब सीपीयू मुझे बुलाए और मैं प्रोसेस हो जाऊं, यानी कि बी ऑप्शन इसके अंदर हमारा राइट रहेगा। प्रोसेस का रेडी स्टेट क्या होता है, प्रोसेस सीपीयू का इंतज़ार कर रही होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में क्या होता है। तो जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग होती है ना, उसमें प्रत्येक प्रोसेस को बार बार एक समय एक ही टाइम प्रोसेस मिलता है, यानी कि जैसे एक प्रोसेस को मिल गया 1 मिली सेकंड, दूसरे प्रोसेस को भी मिलेगा 1 मिली सेकंड, यानी कि बराबर टाइम बांट देते हैं बारी बारी से। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा, हर प्रोसेस को बारी बारी टाइम स्लॉट मिलता है। तो हमारा राइट ऑप्शन सी रहने वाला है यहाँ पर। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग क्या होता है, हर प्रोसेस को बारी बारी से टाइम स्लॉट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइल एलोकेशन टेबल यानी कि फैट क्या होता है। तो जो फाइल एलोकेशन टेबल में फैट क्या होगा, इसके अंदर फाइल सिस्टम जो फाइल की लोकेशन ट्रैक करे वह होता है फैट। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर ए रहने वाला है। फैट क्या होगा, फाइल एलोकेशन टेबल फाइल को एलोकेट करता है कि हमारी फ़ाइल कहाँ पर डाल रखी है, फाइल सिस्टम जो फाइल की लोकेशन ट्रैक करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेमाफोर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किस काम आता है। सेमाफोर बताओ क्या काम आता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर।
तो प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करने के लिए सीमाफोर का यूज़ किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है यहाँ पर डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देते हैं। सिस्टम कॉल क्या होती है? सिस्टम कॉल क्या होती है? प्रोग्राम का ऑपरेटिंग सिस्टम से सर्विस मांगने का तरीका होती है कि प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे सर्विस मांगेगा। तो सिस्टम कॉल उसे बोल देते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन। सिस्टम कॉल क्या होगी? प्रोग्राम का ऑपरेटिंग सिस्टम से सर्विसेज मांगने का तरीका कि किस तरह से हम सर्विस मांगते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेटवर्किंग से संबंधित क्वेश्चन है हमारा। ARP प्रोटोकॉल क्या करता है? सबसे पहले ARP प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म बताओ आप लोग, क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है इसका हमारा यहाँ पर? जो ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होती है ना, वो होता है IP एड्रेस को मैक एड्रेस में बदलने का तरीका। ठीक है, यह प्रोटोकॉल है जो IP एड्रेस को मैक एड्रेस में बदलता है, ARP। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेटवर्क पैकेट में TTL का क्या काम है? नेटवर्क पैकेट के अंदर TTL का काम बताओ क्या होता है? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन। पैकेट को अधिक हॉप्स से रोकना TTL का कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। VLAN यानी कि वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क का मुख्य फ़ायदा क्या है? जो VLAN होता है ना, वो हमारे फिजिकल नेटवर्क को लॉजिकल नेटवर्क में बांटता है। ठीक है, फिजिकल नेटवर्क जो होता है हमारा, वो लॉजिकल में बना देता है, यानी कि लॉजिकल में बांट देता है। तो VLAN का यही ऑप्शन राइट रहने वाला है, सी ऑप्शन यहाँ पर। VLAN यानी कि वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क का फ़ायदा क्या है? फिजिकल नेटवर्क को लॉजिकल में बांटना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग में क्या अंतर होता है? तो पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग में क्या अंतर है? पैकेट में सर्किट में डेडिकेटेड पाथ होता है। जो पैकेट में पैकेट का पाथ होता है और सर्किट में जो होता है वो डेडिकेटेड पाथ होता है। ठीक है, पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग में अंतर क्या है? बी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ISP का मुख्य काम क्या है? सबसे पहले ISP की फुल फॉर्म बताओ क्या रहने वाली है? तो जो इसकी फुल फॉर्म है वो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जिस तरह से हमारी ये कंपनियां हैं, जियो की है, एयरटेल की है, VI की है, ठीक है, ये हमारे सब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो इनका मुख्य काम क्या होता है? तो इंटरनेट देना यूज़र को। ठीक है, यूज़र को इंटरनेट देना ISP का काम होता है। तो राइट ऑप्शन सी रहने वाला हमारा यहाँ पर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आ चुके हैं। इंटरप्रेटर लैंग्वेज का उदाहरण कौन सा है?
इंटरप्रेटर लैंग्वेज कौन सी होती है ये बताओ। जो एक बार में एक लाइन को कंप्लीट करती है या कंपाइल करती है, क्या होती है वो इंटरप्रेटर का कार्य होता है। तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कौन सी है हमारी यहाँ पर, एक तो पाइथन है, एक जावास्क्रिप्ट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज एक बार और बताता हूँ क्या होती है। जो हमारे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन बाय लाइन कंपाइल करे, वह होती है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर क्या होता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो जो वह सॉफ्टवेयर होता है जो सभी प्लेटफॉर्म पर चले, जैसे विंडो के अंदर भी चल जाएगा, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी चल जाएगा, लिनक्स में भी चल जाएगा। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर वही होता है जो सभी प्लेटफॉर्म पर चले। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा ए रहेगा यहाँ पर। सॉफ्टवेयर का पैच क्या होता है। सॉफ्टवेयर का पैच होता है ना जो, वो क्या होता है। सॉफ्टवेयर में पैच क्या होता है बताओ। तो जो पैच का मतलब होता है वो एक प्रकार का कोड होता है सॉफ्टवेयर के अंदर, जो हमारे प्रोग्राम की कमियों को सुधारता है या फिर उन्हें अपडेट करता है। अगर कोई कमी मिलती है ना, उसे सुधार देता है। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर कौन सा रहने वाला है, सी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। सॉफ्टवेयर की छोटी फिक्स या पैच, इसके अंदर और ऑप्शन तो नहीं है इससे रिलेटेड, लेकिन ये भी रिलेट थोड़ा करता था, तो इसलिए यही ऑप्शन राइट रहने वाला है। पैच क्या करता है, हमारे कमियों को सुधारता है जो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आई हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डॉकर टेक्नोलॉजी किस काम आती है। बताओ डॉकर टेक्नोलॉजी किस काम आती है। ऐप को कंटेनर में पैकेज करना किसका काम होता है, डॉकर टेक्नोलॉजी का काम होता है। जिस तरह से एक कंटेनर किसी भी शिप के अंदर रखा जा सकता है, इसी तरह से एक ऐप के अंदर ये कंटेनर जो होता है डॉकर टेक्नोलॉजी का, ये किसी भी सिस्टम के अंदर चल सकता है। ये ठीक है। तो ऐप को कंटेनर में पैकेज करना क्या होता है, डॉकर टेक्नोलॉजी का कार्य होता है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, कोड को देखकर इंटरनल टेस्ट करना वाइट बॉक्स टेस्टिंग कहलाता है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट रहने वाला है। MS ऑफिस से क्वेश्चन आ चुके हैं। MS एक्सेल में ये जो लिखा हुआ है डिवीज़न एरर क्यों आती है, ये बताओ क्यों आती है। अगर हम किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड कर देते हैं ना जिस टाइम पे, तो ये एरर लिखा आता है। तो 0 डिवीजन एरर है ये, ठीक है, MS एक्सेल के अंदर। तो अपना राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है, ए ऑप्शन। 0 से डिवाइड करने पर ये एरर लिखा आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। MS वर्ड में ऑर्फन क्या है।
ऑर्फन क्या होता है एमएस वर्ड के अंदर? तो ऑर्फन क्या होता है? एक छोटा बच्चे को ऑर्फन बोला जाता है वैसे तो, ठीक है। जो हमारे पेज एक पूरा भर जाता है लिखते लिखते, और अगले पेज पर जब हम लिखते हैं ना और थोड़ा सा लिख देते हैं कुछ भी, तो उसे ऑर्फन बोल दिया जाता है। यानी कि एक छोटा सा बच्चा रह गया उसका पूरे पेज का, तो वहाँ पर लिख दिया वो, ठीक है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारा यहाँ पर? सी ऑप्शन राइट रहने वाला है। लास्ट लाइन जो अगले पेज पर अकेली जाती है उसे ऑर्फन बोल दिया जाता है। वह लास्ट लाइन जो अगले पेज पर लिखी जाती है और वो अकेली ही रह जाती है अगले पेज पर लिखी हुई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एमएस पावर पॉइंट में 4:3 और 16:9 में क्या अंतर है? तो जो पावर पॉइंट का 4:3 ओल्डर स्टैंडर्ड है और 16:9 है जो वाइड स्क्रीन फॉर्मेट है, तो जो स्क्रीन दिखती है हमें वो 4:3 के रूप में दिखाई देती थी पहले। ओल्ड स्टैंडर्ड है ये, और जो 16:9 के रूप में दिखाई देती है आजकल, ठीक है, 16:9 के रूप में, ये वाइड स्क्रीन फॉर्मेट बोल दिया जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एमएस एक्सेल में एंड ऑपरेटर किस काम आता है? तो जो एंड ऑपरेटर है वह टेक्स्ट स्ट्रिंग को जोड़ने में एंड ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है एमएस एक्सेल के अंदर। तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन, टेक्स्ट स्ट्रिंग को जोड़ने में एंड ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। एमएस वर्ड में ऑटो करेक्ट फीचर क्या कार्य करता है? तो जो हमारे एमएस वर्ड के अंदर जो हम लिखते हुए कुछ गलत लिखा जाता है हमसे टाइपिंग करते हुए, तो क्या करता है वो खुद ब खुद एमएस वर्ड अपने आप करेक्ट कर देता है कुछ उन चीज़ों को। तो जब टाइपिंग मिस्टेक खुद करेक्ट होती है उसे ऑटो करेक्ट फीचर बोल दिया जाता है। तो अब हमारा राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर, टाइपिंग मिस्टेक खुद करेक्ट करता है ऑटो करेक्ट फीचर, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ चुके हैं, और ये क्वेश्चन आपको कॉपी में निकाल कर देखना है कि डेसिमल जो 45 लिखा हुआ है उसको ऑक्टल में क्या बोला जाता है। डेसिमल का बेस क्या रहने वाला है? डेसिमल का बेस रहता है 10 और ऑक्टल का बेस रहता है 8। डेसिमल के अंदर 0 से 9 तक के अंक काउंट किए जाते हैं और ऑक्टल के अंदर 0 से 7 तक के अंक काउंट किए जाते हैं। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि इसका राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है। तो 45 को अगर ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो 55 लिखा होता है वहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हेक्साडेसिमल FF का डेसिमल मान क्या होता है? तो जो हेक्साडेसिमल के अंदर अगर हम F और F 2 बार लिख देते हैं तो इनकी दोनों की गुणा करनी पड़ती है हमें। क्या होता है, दोनों FF को क्या बोलते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर? 15 को काउंट किया जाता है, 15 को काउंट किया जाता है F जो होता है हमारा उसे। और अगर हम 2 बार 15 को गुणा कर दें तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा 255, यहाँ पर राइट ऑप्शन रहने वाला है। सॉरी, FF को अगर हम गुणा करें तो 255 नहीं आएगा, तो यह देखना पड़ेगा क्वेश्चन, बाद में देखते हैं इसे।
एक्सोर गेट का आउटपुट कब एक होता है? एक होता है एक और गेट, एक होता है नोट गेट, एक होता है एक्सोर गेट। ठीक है, कई तरह के गेट होते हैं हमारे यहाँ पर। तो अगर एक्सोर गेट का आउटपुट कब एक होगा ये बताओ। तो जब एक होता है एक्सोर गेट का आउटपुट, तो दोनों इनपुट जो हम देते हैं, जब दोनों इनपुट अलग अलग दिए जाएंगे तो एक्सोर गेट का आउटपुट उस समय पर एक आएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी रहने वाला है। जब दोनों इनपुट अलग अलग हों उस समय पर हमारा आउटपुट एक आएगा एक्सोर गेट के अंदर। नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं? देखो, दो प्रकार के यूनिवर्सल गेट होते हैं हमारे, नैंड गेट और नोर गेट। तो यूनिवर्सल गेट क्यों बोला जाता है इन्हें? इसका राइट ऑप्शन रहेगा हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन। इससे कोई भी लॉजिक गेट बन सकता है। इन दोनों से, नैंड गेट और नोर गेट से किसी भी लॉजिक गेट को बनाया जा सकता है। तो इसीलिए इसे यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। फ्लोटिंग पॉइंट में एक्सपोनेंट क्या दर्शाता है? तो जो फ्लोटिंग पॉइंट होता है उसके अंदर एक्सपोनेंट क्या दर्शाता है? किसी भी नंबर की पावर दर्शाता है। तो राइट ऑप्शन रहेगा हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन। नंबर की पावर या फिर स्केल को एक्सपोनेंट ऑप्शन दर्शाता है। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा, साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन आ चुके हैं। मैक स्पूफिंग क्या होता है? MAC स्पूफिंग क्या होता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है यहाँ पर बी ऑप्शन राइट रहेगा। मैक फेक करके नेटवर्क आइडेंटिटी बदलता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा यहाँ पर। रूट किट क्या है? तो रूट किट क्या होता है? सिस्टम में छुपा हुआ मैलवेयर जो होता है, जो कहीं ना कहीं हमारी फाइल्स के अंदर छुपा होता है या किसी न किसी मेमोरी में कहीं ना कहीं छुपा होता है, तो उसे रूट किट बोला जाता है। सिस्टम में कहीं भी छुपा हो सकता है, उसे रूट किट बोल दिया जाता है मैलवेयर को। तो राइट ऑप्शन डी रहेगा यहाँ पर। सिस्टम में छुपा हुआ मैलवेयर रूट किट बोला जाता है। डिजिटल फोरेंसिक्स क्या है? आजकल तो बहुत चला हुआ है डिजिटल फोरेंसिक्स। ये लैब बना दी जाती हैं जिसके अंदर कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो जो डिजिटल फोरेंसिक्स लैब होती हैं हमारी, साइबर क्राइम के अंदर जो साइबर क्राइम होते हैं ना, वो डिजिटल एविडेंस जुटाना, उनके अंदर डिजिटल एविडेंस को जुटाना डिजिटल फोरेंसिक्स का काम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पोर्ट स्कैनिंग क्या होता है? पोर्ट स्कैनिंग क्या है? नेटवर्क के ओपन पोर्ट को ढूंढना पोर्ट स्कैनिंग कहलाता है। ठीक है, पोर्ट स्कैनिंग क्या होता है? नेटवर्क के ओपन पोर्ट को ढूंढना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बॉटनेट क्या है? तो जो बॉटनेट होता है वो इन्फेक्टेड कंप्यूटर का नेटवर्क होता है, बॉटनेट। ठीक है,
कई सारे इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स जो होते हैं उनका नेटवर्क बॉट नेट बोला जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी रहने वाला है हमारा। यहाँ पर बॉट नेट इन्फेक्टेड कंप्यूटर का एक नेटवर्क होता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आ चुके हैं। LIDAR टेक्नोलॉजी किस काम आती है? तो जो LIDAR टेक्नोलॉजी है वो लाइट से 3D मैप बनाने के लिए काम आती है। लाइट के द्वारा जैसे हम खड़े हो जाते हैं ना, जैसे कि वर्चुअली जो 3D मैप बना दिया जाता है किसी भी तरीके से लाइट के द्वारा, तो LIDAR टेक्नोलॉजी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वांटम एंगलमेंट क्या है? तो जो क्यूबिट होते हैं वो आपस में रिलेट करते हैं, क्वांटम एंगलमेंट बोला जाता है उन्हें। तो जो क्यूबिट लिंक होकर तेज कंप्यूट करते हैं, बहुत तेज कंप्यूटिंग करते हैं क्यूबिट। ठीक है, जो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं इसका वहाँ पर यूज़ किया जाता है क्वांटम एंगलमेंट का। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट रहेगा। क्यूबिट लिंक होकर तेज कंप्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। PWA प्रोग्रेसिव वेब ऐप क्या है? तो जो प्रोग्रेसिव वेब ऐप होता है वो वेब टेक्नोलॉजी से बना नेटिव ऐप होता है। नेटिव मतलब दूसरा ऐप होता है, वेब टेक्नोलॉजी से बना हुआ दूसरे प्रकार का ऐप होता है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस का क्या अर्थ होता है? आजकल हमारे ई गवर्नेंस पर बहुत ज़्यादा स्कीमें आ चुकी हैं। गवर्नमेंट स्कीम जो हमें दे प्रोवाइड करती है वो हम तक पहुंचती है, जो वो उसे ई गवर्नेंस बोल दिया जाता है। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या रहेगा? इसमें राइट ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन। ई गवर्नेंस क्या है? गवर्नमेंट सर्विस डिजिटल के रूप में देना। ठीक है, जैसे आजकल बहुत सारे CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर खुले हुए हैं, वो ई गवर्नेंस के द्वारा ही खोले गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जर्नल कंप्यूटर जीके है। GIF फाइल फॉर्मेट की खासियत क्या है? तो .gif कहाँ पर लगाया जाता है यह फाइल फॉर्मेट? तो जो राइट ऑप्शन है हमारा डी रहने वाला है। एनिमेटेड इमेज सपोर्ट करता है .gif। ठीक है, जो एनिमेशन होती है ना हमारी, ऐसे ऐसे फ़ोटो हिलती आती हैं जो, वहाँ पर .gif का यूज़ किया जाता है ये। और इसका फुल फॉर्म क्या है ये बताओ .gif का? इसकी फुल फॉर्म है हमारी ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, ये एनिमेटेड इमेज सपोर्ट करने में काम आता है। विंडो में गॉड मोड क्या है? तो जो गॉड मोड होता है ना विंडो के अंदर, वो सभी सेटिंग, हर प्रकार की सेटिंग एक ही फोल्डर के अंदर रख ली जाती हैं, उसे गॉड मोड बोला जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी रहेगा। विंडो में गॉड मोड क्या है? सभी सेटिंग को एक ही फोल्डर में स्टोर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कंप्यूटर में क्लिपबोर्ड क्या है? तो यह क्लिपबोर्ड क्या होता है? यह तो एक आम क्वेश्चन है। कॉपी या फिर कट किए गए डाटा की टेम्परेरी मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर में क्लिपबोर्ड में सेव होती है। ठीक है,
जैसे हम किसी भी डाटा को कॉपी कर लेते हैं या फिर कट कर लेते हैं कहीं से, और वो जाकर कहाँ पर स्टोर होता है, क्लिपबोर्ड के अंदर स्टोर होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर ए। कंप्यूटर में क्लिपबोर्ड क्या है, कॉपी या फिर कट किए गए डेटा की टेम्परेरी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बैरेली डिस्प्ले किस काम आता है? तो आज का यह लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा यहाँ पर, और आपको कहीं पर भी ढूंढकर इसका जवाब आपको कमेंट के अंदर देना है। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहें। आप अगर इस फॉर्मेट को अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने मोबाइल के अंदर अगर लगाना चाहते हैं तो हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको लिखना क्या है, कंप्यूटर बेसिक एग्ज़ाम क्विज़ पार्ट 8 लिख देना है और भेज देना है आपको एक व्हाट्सएप मैसेज 9996655846 पर, और हम इसे दोबारा से स्टार्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको यह है फाइल फॉर्मेट भेज दूंगा व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो अब ये स्टार्ट हो चुका है दोबारा से। तो जैसे हम स्टार्ट करके देखते हैं, कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के बाद वो कहाँ पर जाता है, तो वो जाता है रैम के अंदर। एंड ये कंप्यूटर कब बनाया गया था? 1945 के अंदर। एम्बेडेड कंप्यूटर का उदाहरण क्या है? तो वो होता है वॉशिंग मशीन में, ठीक है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, या फिर अपने मोबाइल के अंदर भी यह चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर हमारे वीडियो बढ़िया लग रहे हैं आपको, तो आप क्या कर सकते हो, हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।